सेशन बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं कि क्या हम लोग फिर से अंग्रेजों की चाल का शिकार होने जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत और ब्रिटेन ने, वही अंग्रेजों वाला ब्रिटेन जो है, वही ब्रिटेन भारत के साथ में मुक्त व्यापार समझौता कर लिया है। मुक्त व्यापार समझौता तब हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री ब्रिटेन की यात्रा पर, यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर फिलहाल गए हुए हैं। सवाल इससे भी बड़ा यह है कि भारत को ब्रिटेन का जो अनुभव है वो गुलामी का रहा है, उपनिवेश का रहा है। आपको याद होगा कि भारत ने 200 से अधिक साल तक सीधा सीधा ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में अपना इतिहास देखा है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि जिस ब्रिटेन ने भारत को अपना गुलाम बना के रखा था, जिसके चलते हम लंबे समय तक दुनिया के देशों के साथ व्यापार करना ही नहीं चाहे, आज उसी ब्रिटेन के साथ फिर से हम व्यापार करने की बात कर रहे हैं, और वैसा जो कि मुक्त व्यापार समझौता होगा, अर्थात दोनों देश किसी पर भी कोई भी टैक्सेशन नहीं लगाएंगे। यह कहकर भारत के कच्चे माल पर क्या ब्रिटेन फिर से अपनी नजरें गड़ा रहा है? भारत के जो सेक्टर्स, चाहे फार्मा सेक्टर हो या टेक्सटाइल, उस पर उसकी नजर है, या फिर भारत के जो हाईली पेड क्राउड है, जिनके लिए अपने आप में महंगी गाड़ियां खरीदना एक फैशन है, उनको अपने लिए बाजार के रूप में देख रहा है? आफ्टर ऑल क्या है, क्या हम इनके साथ ट्रेड डील करके फिर से गुलामी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? आज के सेशन में भारत के साथ हुई ब्रिटेन की यही ट्रेड वार्ता आज के सेशन का मुख्य मुद्दा, और इतिहास के झरोके से इसे समझने का संपूर्ण प्रयास। तो आइए साथियों, जब भारत के इतिहास की बात होती है तो कहा जाता है कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था। सोने की चिड़िया से मतलब था कि हमारे पास में धन धान्य पर्याप्त मात्रा में था। हिमालय से निकली हुई गंगा यमुना, जिनके जिनके मैदानी क्षेत्रों में बसा हुआ भारत, जिसके मैदान से उत्पन्न हुई कृषि खेती, उसको कंज्यूम करने वाले समस्त भारतीय, व्यापार में निपुण, हमारे कपड़ा, हमारा कपास, तमाम वो चीजें, हमारे मसाले जो दुनिया को दूर से आकर्षित किया करते थे। ऐसे में भारत को सोने की चिड़िया से एक गरीब राष्ट्र बनाने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो उस देश का नाम ब्रिटेन था। भारत मुगल काल से निकल करके ब्रिटिश कॉलोनी में जब गया, तो उस दौर का जो मतलब वो जो दौर था, वो समस्त भारतीयों को आज भी एक बुरे सपने जैसा लगता है। आपको याद होगा कि ब्रिटिशर्स ने भारत पर राज करने के लिए नहीं, शुरुआत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले 1608 में सूरत के बंदरगाह पर एक अपनी तरफ से कारखाना खोला, और उस समय के जो कारखाने होते थे ना, वो असल में गोडाउन होते थे कि हाँ भाई, हम माल इकट्ठा करेंगे, यहां रखेंगे और यहां से आगे लेकर चले जाएंगे। 7 साल बाद अंग्रेजों की तरफ से सर थॉमस रो आते हैं, यहां पर परमिशन मांगते हैं। मसूलीपट्टनम, सूरत, इन सभी जगहों पर धीरे धीरे ये अपने गोडाउन खोलने लगते हैं। कहलाते वो कारखाने हैं, लेकिन भारत से रेशम, नीला कपड़ा, नील रंग, कपास, चाय, अफीम, इन सबको यहां से लेकर जाना और अपने वहां से बना करके इन्हें फिनिश्ड गुड्स में बदल कर लेकर आना। जैसे रेशम ले गए, कपास ले गए, उनको कपड़ों में बदलकर भारत में लेकर के आना। इस तरह से काम होता था। अगर आप भारत के जो समुद्री किनारे हैं उन पर बसे हुए शहरों को देखें, तो लगभग इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे सेंटर, जैसे सूरत, बॉम्बे, है ना, कालीकट, इस तरफ आप पांडिचेरी, मद्रास, ये मछलीपट्टनम, ये सब जगह, कोलकाता, ये सारी वो जगह थी जहां अंग्रेजों ने समुद्री मार्ग से अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया था। यहां पर प्रिंसिपल इंपोर्ट जो इंग्लैंड के लिए हुआ करता था, उसमें 57% चाय, 30% कपड़ा, इसी तरह से जो और मसाले हैं वो यहां से जाया करते थे। ठीक है साहब। अब धीरे धीरे इन्होंने हमारे देश में व्यापार के नाम पर एंट्री की, और कच्चा माल यहां से ब्रिटेन ले जाकर और वहां से फिनिश गुड्स जब बेचना शुरू किया, तो धीरे धीरे इन्होंने उस पैसे से यहां के लोगों पर कंट्रोल करना शुरू किया। धीरे धीरे अपनी तरफ से, एक तरीके से कहिए तो, जमींदारी प्रथा को इन्होंने अपनी तरफ से फैलाना शुरू किया। लोगों का शोषण होना शुरू हुआ, जमीनों पर कब्जा होना शुरू हुआ, कच्चे माल को कौड़ियों के दाम पर खरीदना शुरू हुआ, और बने हुए माल को यहां के बाजार में बेचना शुरू हुआ। ओवरऑल कच्चा माल ले जाकर फिनिश गुड्स बेच करके इन्होंने हमारे देश की संपत्ति को यहां से ले जाने का प्रयास किया, जिसको हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से भी सुना है। यह सारा काम ब्रिटिशर्स ने बखूबी किया। यह कारण निकल के आया जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद कि हमने तय किया आगे से हम किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे। भारत इतना डरा हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस कि हमने व्यापार से ही किनारा कर लिया था। शुरुआत में हमने क्लोज इकोनॉमी बनने की सोची, जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया, कि हम अपना अपना कर लेंगे साहब, हमें किसी की जरूरत नहीं है, पहले हम खुद से तो ग्रो करें, हम अपने लिए पहले जो भुखमरी के हालात पैदा हो रखे हैं, पहले उसके लिए हम अपनी खेती तो करें, हम अपने कारखाने लगाकर अपने लोगों के लिए तो कपड़ा बनाएं, हम अपने लोगों के लिए तो दूध उत्पादन करें, हम
अपने मिनरल्स का तो उपयोग करें, हम खुद के लिए पहले सेल्फ सफिस्ट तो हो जाएं, फिर हम किसी के साथ व्यापार करेंगे। तो हमने शुरुआती स्थिति में किसी से भी व्यापार करना प्रेफर नहीं किया। लेकिन बिना व्यापार के आप पैसा नहीं मंगा सकते, दूसरे देशों से आपके देश में सोर्स ऑफ इनकम नहीं आएगा, व्यापार करना आपकी समय के साथ मजबूरी बन जाता है। हमने क्लोज इकोनॉमी बनने का फैसला इन लोगों के साथ हमारे जो बुरे अनुभव थे उनकी वजह से लिया, लेकिन समय के साथ हमें बदलना पड़ा। 1991 तक आते आते हमने पूरी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का निर्णय लिया, जिसे आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जिसका अर्थ है कि दुनिया में अगर देश भारत है तो वो सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ेगा। इस तरह से हमने अपने आप को ग्लोबलाइज कंट्री बना दिया और हमने अब 1991 के बाद से लेकर अब तक दुनिया भर के देशों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। उसी व्यापार में बाधाएं आना शुरू हुई धीरे धीरे कि आप व्यापार तो कर रहे हो, लेकिन दूसरे देश का माल आपके देश में जब बिकने आए तो आपसे सस्ता माल अगर वो बेच गया तो आपका माल कौन खरीदेगा। ऐसे ही आपका माल दूसरे देश में बिकने जा रहा है, उसने आपके माल को बिकने से पहले ही इतना टैक्स लगा दिया कि वो वहां की जनता को महंगा मिलेगा, तो आपका माल वहां कैसे जाएगा। यानी कि व्यापार में एक तरह की टैक्सेशन के माध्यम से चीज पकड़ में आई कि दो देश व्यापार में अगर साथ हो भी जाएं तो बड़ी दिक्कत यह रहती है कि क्या वो देश दूसरे देश का सामान अपने देश में बिकने देना चाहता भी है या नहीं। अगर नहीं चाहता तो वो उस देश के ऊपर टैरिफ लगा देता है। टैरिफ से मतलब एक तरह से एंट्री बैरियर, टोल लग गया कि अगर आपका ये माल आ रहा है 100 रुपए का माल है तो देश में 200 रुपए का बिकना चाहिए, तो 100 रुपए आपने ऐड कर दिए, उसमें टैक्स लगा दिया कि ले बेटा हमको टैक्स दो 100 रुपए तब जाके जाना। तो 100 रुपए का माल, 100 रुपए का टैक्स, 200 रुपए की लैंडिंग हुई और आपके देश में भले ही वो 250 में बन करके तैयार हो रहा हो तो आपका माल बिकने लगेगा, उसका माल नहीं बिकेगा। टैरिफ जंग चलना शुरू हुई। दुनिया भर के देश एक दूसरे के साथ व्यापार का नाम तो करते थे, लेकिन एक दूसरे से वसूली के नाम पर टैरिफ लगाते थे। बस इसी टैरिफ से राहत मिलते हुए आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, अर्थात अब दोनों देश एक दूसरे पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो क्या निकल कर आया, भारत का माल जो ब्रिटेन बिकने जाएगा उसमें 99% सामान जो भारत की तरफ से ब्रिटेन जा रहा है उस पर ब्रिटेन 0% टैक्स लगाएगा। यानी कि यहां से माल गया, जैसे बस जाने की लागत काउंट की जाएगी, ऐड की जाएगी और वहां जाकर ब्रिटेन में उस तरह से माल बिक जाएगा। पहले क्या टैक्स लगता था, बिल्कुल लगता था, अब वो टैक्स 0 कर दिया है। ऐसे ही ब्रिटेन से जो भारत आने वाला लगभग 99% जो माल है उस पर 3% के आसपास का टैरिफ है, आगे चलकर देखेंगे वो लगेगा, लेकिन हाँ वो भी 0 के बिल्कुल नजदीक ही है और ब्रिटेन से भारत के अंदर माल बिकने लगेगा। ये ब्रिटेन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। कैसे बड़ी बात है मैं आपको अभी के लिए ब्रीफ में बता देता हूं, फिर आगे डिटेल में बताएंगे। बड़ी बात इसलिए है कि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से निकलकर अगर अब तक कोई सबसे बड़ी डील क्रैक की है तो वो यही वाली डील है। यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद में ब्रिटेन की, आप कहेंगे थोड़े दिन पहले इसने यूएस के साथ भी की थी, यूएस के साथ पार्शियल डील हुई थी, प्रॉपर डील नहीं हुई थी। भारत के साथ प्रॉपर डील हुई है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुई है हमारे साथ, सीटा के नाम से इसे जाना जाएगा, ठीक है साहब। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा यूके के लिए और मालदीव्स के लिए होगी, ये मैंने बताया था। उसी यात्रा के तहत भारत के प्रधानमंत्री 23 तारीख के दिन लीविंग फॉर यूके लिख करके रवाना होते हैं। 24 तारीख के दिन आप यहां पर लंदन में पहुंचते हैं। आपकी तस्वीरें यहां के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ दिखाई देती हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। कीर स्टारमर भी अपनी तरफ से इसे साझा करते हुए बताते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में अपने अपनी तरीके से कि भाई हम 3 साल से इसका प्रयास कर रहे थे। ब्रिटेन ने मतलब ब्रेग्जिट के बाद से जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया था ना, वो था कि भारत के साथ कैसे ना कैसे करके डील हो जाए। आप सोचिए ऋषि सुनक जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे, वो इस पूरे प्रयास में लगे रहे। उनसे पहले बोरिस जॉनसन प्रयास में लगे रहे, लेकिन ये डील हो नहीं पाई क्योंकि भारत हर एक मसले पर डील करना चाहता था। जैसे हमने एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए ब्रिटेन का बाजार, मतलब ब्रिटिशर्स का माल भारत में बिकने का बाजार नहीं खोला है, भारत का बाजार उनके लिए नहीं खोल दिया कि पता चले उनका डेयरी का प्रोडक्ट आ रहा है या फिर उनका कृषि उत्पाद आ रहे, नहीं, क्योंकि हम किसानों के मामले पर इस चीज को सेव करने में कामयाब हुए। तो ये सारा की सारा प्रयास ना भारत 3 साल से नेगोशिएशंस में कर रहा था। भारत के प्रधानमंत्री ने पीयूष गोयल जी की प्रेजेंस में ये सारी की सारी चीजें साझा करी। भारत और ब्रिटेन के बीच में अब जो ये समझौता है ये मायना इसलिए रखता है क्योंकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से जब बाहर निकला था तो ब्रेग्जिट कहलाई थी और ब्रेग्जिट के लीडर के रूप में निकल कर आए थे बोरिस जॉनसन, जो लगातार भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रयास में थे। ये 2022 का आप न्यूज देख रहे हैं। उसके बाद आए ऋषि सुनक जिन्होंने कहा कि मैं भी ट्राई करूंगा, फिर आए कीर स्टारमर लेबर पार्टी से और इन्होंने कहा कि भाई जो भी हो जाए मैं बस इसको करके रहूंगा। हुआ भी यही। सबसे पहले कंजर्वेटिव्स ने इसकी शुरुआत की, बाद में जाकर के कीर स्टारमर के काल में अब ये पूरा हो रहा है।
ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इसे अपनी उपलब्धि काउंट करा रहे हैं कि मुझसे पहले पार्टी के जो लोग थे वो भारत के साथ डील डन नहीं कर पाए, मैंने ये डील कंक्लूड कर दी है। किर स्टारमर और मोदी जी ने दोनों ने अपनी अपनी तरफ से बातें बताई, डील की विशेषताओं को काउंट कराया गया। भारत ने ब्रिटेन का धन्यवाद दिया कि आपने पहलगाम टेरर अटैक पर अपनी टिप्पणी करी, इससे देश दुनिया को आतंक के खिलाफ की चीजों के बारे में पता चलता है। ठीक है साहब। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? दोनों देश एक पर अब कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, ये तो फ्री ट्रेड शब्द का मतलब है। अब सवाल ये तो जान ले कि दोनों देश कितना ट्रेड करते हैं। तो जो जानकारी हमें इंटरनेट से प्राप्त हुई उसके तहत भारत और यूरोप के बीच ब्रिटेन के बीच 2024-25 में $23.1 बिलियन का व्यापार था। इंडिया टोटल ट्रेड विद यूके जो $23 बिलियन का था, इसमें इंडिया ने यूके को जो एक्सपोर्ट किया वो $14.5 बिलियन का किया, और इनसे जो मंगाया वो $8.6 बिलियन का मंगाया। एक तरह से हम इनके साथ व्यापार करके $6 बिलियन के फायदे में रहे, मतलब ट्रेड सरप्लस में रहे। यूके को हम माल ज्यादा बेचते हैं, इनसे माल कम मंगाते हैं। ये तमाम प्रकार के गुड्स हैं जो भारत की तरफ से इन्हें बेचे जाते हैं। इस डील के बाद दोनों देशों का प्रयास है कि ये एग्रीमेंट $112 बिलियन तक पहुंचे। आज जहां हम 23-24 बिलियन के आसपास पहुंचे हुए हैं, ये 2030 तक बढ़े। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो, इंपोर्ट भी इंक्रीज हो, और दोनों देशों के बीच $100 बिलियन से ऊपर का ट्रेड हो। ये हमने अपना लक्ष्य रखा है कि जब भाई टैक्स हटा ही दिए हैं तो इसका फायदा तो होना चाहिए। सवाल ये है, ऐसे में हमें क्या सस्ता मिलने वाला है? तो कहा जा रहा है विस्की, दारू जो है वो, और दूसरा जो रेंज रोवर जैसी जो गाड़ियां हैं वो ब्रिटेन से हमें सस्ते मिलेंगी। वहीं भारत से लेदर हुआ, मराइन प्रोडक्ट्स हुए, टेक्सटाइल हुए, टॉय, स्पोर्ट्स गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये भारत से ब्रिटेन अब जाकर के बिक पाएंगी। तो भारत ने 99% सामान पर ब्रिटेन में जीरो टैरिफ पर एंट्री प्राप्त कर ली है। वहीं ब्रिटेन को 99% सामान अब 3% टैरिफ के साथ भारत के अंदर बेचना होगा, और ये दोनों देश $120 बिलियन तक व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। यूके भारत को विस्की और जिन जैसी चीजों को 150% टैरिफ से घटाकर 75% टैरिफ पर बेचेगा, जिससे 5,000 वाली बोतल 3,500 रुपए तक में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है विस्की के मामले में। ऐसे ही जो विस्की, जो ब्रिटिश विस्की है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही ऑटोमोटिव और एरो स्पेस के अंदर बात की जाए तो ऑटोमोटिव टैरिफ को 100% से 10% किया जा रहा है, जिसके चलते कहा जा रहा है कि जो गाड़ियां वहां से बनकर भारत में आती हैं, जैसे कि रेंज रोवर, जगुआर जैसी जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों पर टैरिफ घटने से उनकी कीमतों के अंदर भी कमी देखने को मिल सकती है। 20 से 30% उनकी कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। भारत की तरफ से जो टेक्सटाइल है उस पर 9% का टैरिफ कम हुआ, फुटवियर पर 7 से 8% का टैरिफ कट हुआ, मरीन और जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी टैरिफ कम हुआ है। कुल मिलाकर के भारत को विस्की, जिन और लग्जरी कारें सस्ती मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, खाद्य और पेय पदार्थ सस्ते मिलेंगे, कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइसेस, फैशन और कपड़े के सामान जो है वो सस्ते मिलेंगे। वहीं भारत की तरफ से टेक्सटाइल सेक्टर जो है, जिसमें कपड़ा बनता है, वो यहां से बाहर आसानी से बिकने जा पाएगा। गहने और कपड़े जो हैं वो ज्यादा अच्छे से बिक पाएंगे। इंजीनियरिंग गुड्स, दवाइयां, मेडिकल डिवाइसेस, चाय, मसाले और समुद्री सामान भारत की तरफ से ब्रिटेन में अब आसानी से बिकेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आने लगेगा, भारत वहां पर सामान भेज रहा है, वो यहां पर, तो क्या इस तरह के व्यापार से हम फिर से इनके चंगुल में तो नहीं फंस रहे? इनके साथ मुक्त व्यापार करके पिछले दिनों वाली बात तो नहीं आ जाएगी? ये एक बड़ा सवाल बनता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए कह रहे हैं कि आपके इतने माल पर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। अब देखने वाली बात है कि ये लगभग बहुत सारे सामानों पर अब टैरिफ हटा ही दे रहे हैं। प्रोसेस फूड, वेजिटेबल ऑयल, ट्रांसपोर्ट ऑयल, हमारा माल इनके देश में जो बिकने जा रहा है वो लगभग कच्चा माल जैसा सामान दिखाई देता है। खाना हो गया, है ना, लेदर फुटवियर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, मतलब कंज्यूमेबल आइटम्स जो हैं वो ज्यादा ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था में निर्यात को तो बढ़ावा मिलेगा, और निर्यात जिन चीजों का है उसमें टेक्सटाइल, लेदर, ऐसी चीजें हैं, तो इससे क्या लेबर इंटेंसिव काम बढ़ेगा, यानी कि रोजगार बढ़ेगा। रोजगार के नाम पर एमएसएमई सेक्टर के अंदर ग्रोथ के चांसेस दिखेंगे, और कई जगह इन्वेस्टमेंट भी आएगा। लेकिन इन सभी से जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा, जो चिंता बनती आती है वो ये है कि भारत इकोनॉमी को बड़ा करने के लिए जिस तरह की डील्स कर रहा है, उस डील्स का कहीं हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा? नुकसान से मतलब हम पुराने दिनों में तो नहीं चले जाएंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि साहब, ब्रिटेन के साथ हमारी पुरानी यादें बहुत खराब हैं। शुरुआत में तो यह आकर बहुत ही हम्बल होकर के हमसे परमिशन मांगे थे, बाद में दिक्कत कर दिए। ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे का कारण क्या है वो जान लीजिए। देखिए, ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे तब भारत के साथ 3-4 देश ही थे जो व्यापार करने के इच्छुक थे। मतलब उसमें ब्रिटिशर्स थे, फ्रांसीसी थे, डच, पुर्तगालीज, ये सब लोग थे। लेकिन आज भारत लगभग 190 देशों के साथ व्यापार करता है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें ना, तो हम 7500 से ज्यादा आइटम खुद बेचते हैं।
दुनिया के 190 देशों को। और बात हो इंपोर्ट की तो 140 देशों से 6000 से अधिक सामान हम मंगाते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो हम 190 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 140 देशों से हम सामान मंगाते हैं। तो ऐसे में ना भारत के लिए यह चिंता करना कि ब्रिटेन से व्यापार करने का हमें कोई नुकसान हो जाएगा, तो ये मतलब बहुत ही गलत थॉट हो सकती है आज के लिए। दूसरा, भारत का ब्रिटेन से व्यापार इतना है नहीं, $23 बिलियन के आसपास का व्यापार दिखाई दिया फैक्ट्स में। भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है ना वो $778 बिलियन का है, और जो इंपोर्ट है वो $700 बिलियन के आसपास है। हम लोग $1.5 ट्रिलियन से ऊपर का व्यापार करते हैं, इनसे 20-30 बिलियन के आसपास का व्यापार है, उसमें भी हम ही पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल ब्रिटेन वो ब्रिटेन नहीं है जिसे आप ऐसा देखते थे कि हाँ ब्रिटिशर्स ने भारत पर राज किया था, अब वो हमसे भी छोटी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, पहले उन्होंने कच्चे माल के साधनों पर कंट्रोल किया था, अब कच्चे माल हमारे ही हैं। ना केवल कच्चे माल हमारे हैं बल्कि अब हम फिनिश गुड्स भी, पहले कपास से कपड़ा वहां बन के आता था, बिकता यहां था, अब हम कपड़ा बना के उनके बाजार में बेचने जाते हैं। यह भारत का नया स्वरूप है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आए। सब इससे भी इंपॉर्टेंट बात, भारत केवल ब्रिटेन से मुक्त व्यापार समझौता नहीं रखता, एक लिस्ट है पूरी जिसमें श्रीलंका, भूटान, कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूएई, यूके, इन सब के साथ हम एफटीए रखते हैं। आसियान भी इसके अंदर शामिल है। ऐसे में इनके अकेले के साथ अगर ये रहा होता तो भी चिंता का विषय बनता। दुनिया में बहुत से देशों के साथ हम आगे भी ऐसे व्यापार करने चाहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर भारत की ऐतिहासिक इस डील से व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी, व्यापार से देश को फायदा होगा